गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को हम 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी इस क्लास के अंतर्गत हम 2 महत्वपूर्ण कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की प्रबंधन एवं संरचना, और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है शिक्षा के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। इन 2 बिंदुओं के ऊपर आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रथम कंटेंट को लेंगे, भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की प्रबंधन एवं संरचना। हम जानते हैं कि भारत के अंदर शिक्षा का प्रबंधन 3 स्तरों के ऊपर किया गया है। प्रथम केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर। केंद्र स्तर पर शिक्षा का इन तीनों स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन का संगठन और कार्य प्रणाली अलग अलग है, क्योंकि तीनों का जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से इसका संगठन और कार्य प्रणाली भी भिन्न होना स्वाभाविक है। मुख्यतः केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के संदर्भ में कार्य किया जाता है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर विचार किया जाता है और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रकरण को सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से संबंधित प्रकरण, राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक प्रकरणों एवं स्थानीय स्तर में नगरपालिका और ग्राम पंचायतें आती है। तो प्राथमिक शिक्षा की समुचित रूप से व्यवस्था करना भी इन स्थानीय संस्थाओं का प्रमुख दायित्व होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया एवं आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आर्थिक संसाधन है उसमें अधिकार एवं स्वामित्व वो किसका है? समाज का है। इसको हम समाजवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इनका समुचित रूप से विकास करने के लिए हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद देश के समुचित सुनियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन अपनाया। यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के अभाव में न तो लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता और न ही आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। अतः पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यक समझकर उनकी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कदम एवं प्रयास किए गए। तो इस प्रकार से इस बिंदु के अंदर विभिन्न जो तीनों हमारे स्तर थे, केंद्र स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा का प्रबंधन होता है उसको हमने जाना। अगला हमारा बिंदु है शिक्षा के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। यानी कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के केंद्र और राज्यों के मध्य में किस प्रकार का संबंध है, इसको हम इस बिंदु के अंदर विस्तार से समझेंगे। संविधान में संशोधन के अनुसार केंद्र एवं राज्यों को शिक्षा के संदर्भ में कानून बनाने के समान अधिकार है। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने स्तर पर शिक्षा से संबंधित कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इन अधिकारों के आधार पर ही शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया, क्योंकि शिक्षा की स्थानीय एवं सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। बिना राज्यों के समुचित सहयोग के अभाव में केंद्र सरकार शिक्षा की सुव्यवस्थित विकास नहीं कर सकता। इसलिए इसमें राज्यों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक माना गया। राज्य एवं केंद्र के सहयोग से
शिक्षा संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। शिक्षा संबंधी कानून एवं नीतियों के निर्माण में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है। जिस विषय पर केंद्र सरकार अपनी नीति की घोषणा करती है, उस विषय पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा ही समन्वय की भूमिका का निर्धारण किया गया है। दोनों केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी कोऑर्डिनेशन से ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सकती है। इसलिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। जैसे केंद्र सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के ऊपर बल दिया था। तो इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्य में राज्य सरकारों के सहयोग से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार एवं राज्य दोनों की समन्वित भूमिका का होना आवश्यक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करती है, जिसको कि हम बिंदुवार इस प्रकार से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से कौन कौन से कार्य करती है, इसमें हम पहला लेंगे नंबर 1, संपूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालकों, इसमें बालक एवं बालिकाएं दोनों सम्मिलित है, कि निःशुल्क सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में भाग लेना। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है। इसमें हम विभिन्न राज्यों के अंदर शिक्षा की किस प्रकार की स्थिति है, इसको 1 बाय 1 हम समझेंगे। नंबर 1, जम्मू एवं कश्मीर तथा नागालैंड में सभी प्रकार की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड राज्य ऐसे हैं जहां पर सभी स्तर की शिक्षाएं बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क प्रदान की जाती है। दूसरा है तमिलनाडु, जिसको कि मद्रास के नाम से जाना जाता था, में विद्यालय शिक्षा तथा प्री यूनिवर्सिटी कक्षाओं सहित निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तीसरा, आंध्र प्रदेश, केरल तथा मैसूर में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। चौथा है, महाराष्ट्र में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त ऐसे अभिभावक जो 1200 रुपये मासिक से कम आय वाले हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर 1 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंतर्गत। पांचवा हमारा राज्य जिसमें हम निवास करते हैं, राजस्थान। राजस्थान में बालिकाओं के लिए सभी स्तरों की शिक्षा तथा बालकों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है। और नया जो कानून गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें मिडिल स्तर की तक की शिक्षा भी बालकों के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है। छठा है, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में केवल प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। सातवां, उत्तर प्रदेश में बालकों के लिए कक्षा 6 तक तथा बालिकाओं के लिए कक्षा 10 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत की जाती है। आठवां है, बिहार में कक्षा 1 से 7 तक की शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रदान की जाती है। 9वां है, उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। 10वां है, आसाम में बालिकाओं के लिए कक्षा 8 और बालकों के लिए कक्षा 5 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 11वां है, लगभग सभी संघीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती। तो इस प्रकार से हमने भारत के विभिन्न राज्यों के ऊपर हमने दृष्टि डाली, तो हम देखते हैं कि
पूर्ण रूप से एक समग्र अध्ययन के द्वारा हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं कि समस्त राज्यों के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सभी स्तर की शिक्षा निःशुल्क है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। तो इस प्रकार से राज्यों की प्रकृति के अनुरूप अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा बिंदु है उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा के स्तरों का निर्धारण तथा शैक्षिक अनुसंधान का कार्य का नियोजन एवं विकास करना। तीसरा है हिंदी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं में शोध कार्य तथा उसकी अभिवृद्धि करना। चौथा है विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना, ताकि धन के अभाव में, वित्त के अभाव में बालक एवं बालिका की शिक्षा बाधित नहीं हो। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे बालकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन बालकों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है। पांचवा है भारत की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। ये भी शिक्षा का प्रमुख कार्य है। विकलांगों की शिक्षा के ऊपर भी इनके ऊपर ध्यान दिया गया। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अस्पृश्य जातियों के सांस्कृतिक हितों के लिए विशेष शिक्षा का दायित्व भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किया गया। शिक्षा सुविधाओं में समन्वय, विभिन्न स्तर की जो शिक्षा है उनकी सुविधाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में स्थित 140 से अधिक केंद्रीय विद्यालय भी भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, ताकि बालक इसके अंदर अध्ययन कर सके। समाज के पिछड़े वर्गों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना भी केंद्र सरकार का प्रमुख कार्य है। 11वां है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित शिक्षा कार्यक्रमों एवं साधनों की व्यवस्था करना भी केंद्र सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। तो हम इन विभिन्न बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त कार्यों एवं दायित्वों को संघीय सरकार, शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय परिषदों के माध्यम से पूर्ण करती है। ये परिषदें, संगठन संघीय सरकार द्वारा प्रशासित किए जाते हैं अथवा उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि ये संस्थाएं शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। नंबर 1, भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन की संरचना किस प्रकार की थी, इसमें हमने 3 स्तरों को पढ़ा था। और दूसरा, शिक्षा के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के मध्य में किस प्रकार का संबंध है, और भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर शिक्षा का किस प्रकार का स्वरूप है, किस प्रकार की शिक्षा बालकों को किस स्तर पर निःशुल्क मिलती है। तो अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग स्तर पर प्रदान की जाती है। इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। ये थोड़ा सा एक विवरणात्मक मैटर था, इसलिए मुझे लगता है कि यदि आपके समझने में कुछ असुविधा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप 1 या 2 बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके समझ में आ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगले मैटर के साथ हम पुनः अगली क्लास में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।